हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्लास 10th का साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डेजिग्नेट डिजाइन टू कवर द इंटायर चैप्टर थ्रोली हिंदी। ये चैप्टर मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परिचय पार्ट 1 में है क्या, प्रकाश का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लाइट लेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, प्रकाश क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। पहला, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न संख्या 5, परावर्तन कितने प्रकार के हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। प्रश्न संख्या 6, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब समांतर किरणें चिकनी सतह से परावर्तन के बाद समांतर रहती हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। जब समांतर किरणें खुरदरी सतह से परावर्तन के बाद असमांतर हो जाती हैं। जब समांतर किरणें खुरदरी सतह से परावर्तन के बाद असमांतर हो जाती हैं तो उसे विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, हम खरीदारी खुरदरी सतहों को कैसे देख पाते हैं। विसरित परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 9, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। नाउ भाग 2 पे हम करेंगे प्लेन मिरर के समतल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 11, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी, सीधा और समान आकार का होता है। प्रश्न संख्या 12, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या संबंध होता है, बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 12 था क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या संबंध होता है, बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 13, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित क्यों दिखाई देता है। क्योंकि बायां भाग दाएं और दायां भाग बाएं दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 14, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर क्यों होता है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर क्यों होता है। प्रश्न संख्या 14, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर क्यों होता है। उत्तर, क्योंकि परावर्तन के नियमों के कारण प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 15, एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आंसर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16, परावर्तन के बाद प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को आभासी क्यों कहते हैं। क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है और उसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को आभासी क्यों कहते हैं। क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 18, किसी वस्तु के दो समतल दर्पणों के बीच
रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या किस पर निर्भर करती है? दर्पणों के बीच के कोण पर। प्रश्न संख्या 19, यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। परावर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। परावर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। नाव भाग 3, गोली मिरर, गोली दर्पण। प्रश्न संख्या 21, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 22, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है। प्रश्न संख्या 24, ध्रुव पोल किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 25, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 25, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? दर्पण के गोलाकार भाग की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, दर्पण के गोलाकार भाग की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, फोकस दूरी फोकल लेंथ किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस लेंथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संगति है? R = 2f। बस संगति दर्पण सूत्र लिखिए 1/f = 1/b + 1/u। दर्पण सूत्र लिखिए 1/f = 1/b + 1/u। तो नाउ प्रश्न संख्या 30, दर्पण सूत्र लिखिए 1/f = 1/b + 1/u। अब हम भाग 4 पे पहुंच गए हैं। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। प्रश्न संख्या 32, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। प्रश्न, अवतल दर्पण को वस्तु के फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। प्रश्न संख्या 33, और उत्तल दर्पण द्वारा सदैव
कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। उत्तर दर्पण द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। प्रश्न संख्या 34, अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग बताइए। सेविंग मिरर, सर्च लाइट, दंत चिकित्सक के दर्पण। प्रश्न संख्या 35, उत्तर दर्पण के मुख्य उपयोग बताइए। वाहनों के साइड मिरर, सड़कों के मोड़ पर। उत्तर दर्पण के मुख्य उपयोग बताइए। वाहनों के साइड मिरर, सड़कों के मोड़ पर। प्रश्न संख्या 33 और 36, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। प्रश्न संख्या 37, आवर्धन मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात मैग्निफिकेशन कहता है, आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न आवर्धन। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न आवर्धन मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन का सूत्र क्या है? m इक्वल टू एच एन एच आई अपॉन एच जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। प्रश्न संख्या 39, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रश्न संख्या 40, यदि आवर्धन धनात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। प्रश्न संख्या 5, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 14, अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना। प्रश्न संख्या 43, अपवर्तन क्यों होता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण। प्रश्न संख्या 42, अपवर्तन क्यों होता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण। प्रश्न संख्या 43, अपवर्तन के नियम बताइए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, स्नेल का नियम। अपवर्तन के नियम बताइए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर में होते हैं। अपवर्तन के नियम बताइए। अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? यानी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। प्रश्न संख्या 45, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। प्रश्न संख्या 46, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। प्रश्न संख्या 47, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर हीरा 2.42। प्रश्न संख्या 48, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका क्या अर्थ है? वायु में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना है। प्रश्न संख्या 49, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर झुकता है या दूर? अविलंब से दूर। प्रश्न संख्या 50, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अवलंब की ओर झुकता है या दूर? अविलंब की ओर। प्रश्न संख्या 6, लेंसेस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 52, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसके मध्य भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 52, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस मध्य भाग जिसका मध्य भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला और किनारे मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस।
प्रश्न संख्या 55 अवतल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस। प्रश्न संख्या 56 लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या है? फोकस दूरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 56 लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशिक दूरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 57 प्रश्न लेंस सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रश्न संख्या 58 लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। 1/f इक्वल टू n माइनस 1/1/r1 प्लस 1/r2। प्रश्न संख्या 59 लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या लेंस की क्षमता कहते हैं? प्रश्न संख्या 60 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। प्रश्न उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर। प्रश्न संख्या 62 मध्य उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। प्रश्न संख्या 62 उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। प्रश्न संख्या 63 उत्तल लेंस में वस्तु को f और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। प्रश्न संख्या 63 उत्तल लेंस में वस्तु को f और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 64 अवतल लेंस द्वारा सतह कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। प्रश्न संख्या 65 उत्तल लेंस के मुख्य उपयोग बताइए। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा, चश्मा। प्रश्न संख्या 65 प्रश्न उत्तल लेंस के मुख्य उपयोग बताइए। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा, चश्मा। प्रश्न संख्या 66 प्रश्न अवतल लेंस के मुख्य उपयोग बताइए। प्रश्न संख्या 66 अवतल लेंस के मुख्य उपयोग बताइए। निकट दोष के चश्मे में। प्रश्न संख्या 67 लेंस द्वारा आवर्धन का सूत्र लिखिए। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच जीरो इक्वल टू वी अपॉन यू। प्रश्न संख्या 68 यदि लेंस द्वारा आवर्धन 1 से अधिक है तो उसका अर्थ क्या है? प्रतिबिंब उससे बड़ा है। यदि लेंस द्वारा आवर्धन 1 से अधिक तो इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी? p इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/0.25d। प्रश्न संख्या 70 अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों ली जाती है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों के अपसरित करता है। प्रश्न संख्या 70 अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों ली जाती है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। नाउ भाग 8 प्रिज्म और प्राकृतिक संयंत्र प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी माध्यम जिसके दो समतल अपवर्तक पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं। एक पारदर्शी माध्यम जिसके दो समतल अपवर्तक पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं। प्रश्न संख्या 72 प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 73 न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? वह न्यूनतम कोण जिससे प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरते समय विचलित होती हैं। प्रश्न संख्या 74 सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस का। आंसर इज उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 74 सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 75 दूरदर्शी किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस। दूरदर्शी किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 76 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 77 में कैमरा में किस प्रकार का लेंस होता है? आंसर
उत्तल लेंस। कैमरा में किस प्रकार के लेंस होते हैं? प्रश्न संख्या 70, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दीजिए। हीरा की चमक, ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न संख्या 79, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। पहला, प्रकाश संघनन सघन से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें: प्रकाश संघनन से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 80, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रश्न संख्या 81, प्रश्न, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 81, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के। प्रश्न संख्या 81, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 82, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक सूर्य से पहले क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 83, जल में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 82, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक रूप से पहले क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न, जल में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 84, तालाब का पानी वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 85, इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के कारण। मृग तृष्णा मिराज क्या है? गर्म दिनों में रेगिस्तान में दिखाई देने वाली एक प्रकाशीय घटना को मिराज कहते हैं। प्रश्न संख्या 87, मृग तृष्णा किस सिद्धांत के कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं। प्रश्न संख्या 88, हीरा इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 89, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रश्न संख्या 9, प्रकाशिक फाइबर्स के क्या उपयोग हैं? संचार, चिकित्सा, एंडोस्कोपी में। प्रश्न भाग 10, अवधारणात्मक प्रश्न, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 19, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? सत्य असत्य? सत्य। प्रश्न संख्या 92, किसी बिंब का आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है? सत्य असत्य? सत्य। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सत्य असत्य? सत्य। प्रश्न संख्या 94, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? सत्य असत्य? असत्य। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 95, वायु में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जल में डुबाने पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 94, वायु में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जल में डुबाने पर क्या पड़ेगी? बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 96, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 97, किसी लेंस की क्षमता +2.5D है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? f = 1/p = 1/2.5 = 0.4 मीटर = 40 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 98, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? r = 2, f = 2 × 10⁻15 = 30 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 99, किसी उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? 2f पर। प्रश्न संख्या 100, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस के दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस की पहचान कीजिए। दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या
यह 100% होती है। आपको अध्याय 10 प्रयास प्रवर्तन या अपवर्तन की पूरी तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।